हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि कल से हम रेगुलर स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज़ की वीडियोस डालना, तो इवनिंग में रेगुलर आपको एमसीक्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी। हमारा टारगेट है बीए डीएचएस पंजाब की आने वाली जो पोस्टें हैं स्टाफ नर्स की, बीएफयूएचएस की आने वाली और पोस्टें, जीएमसीएच की पोस्टें एंड साथ ही में जो आ रही हैं पीआईएलबीएस की पोस्टें, इन सबको टारगेट करते हुए मैं रोज़ इवनिंग में एक वीडियो डालती हूँ जिसमें आपको रोज़ न्यू एमसीक्यूज़ और अच्छे हर एक टाइप का सिंपल कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस कर पाएँ जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बीएफयूएचएस आने वाली पोस्टों के लिए बैचेस, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल करके सारे बैचेस की जो है डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ऑनगोइंग 3 बैचेस हमारे चल रहे हैं। पीआईएलबीएस का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है दैट इज़ फॉर 999 में आप पीआईएलबीएस का जो क्रैश कोर्स है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगी मैं। 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये क्रैश कोर्स चलेगा। पीआईएलबीएस वाले फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। एंड जो भी बच्चा जो डीएचएस बीएफयूएचएस जीएमसीएच की पेपर की तैयारी कर रहा है, 3 बैचेस चल रहे हैं। एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस एमसीक्यू बैच एंड आपका फुल थ्योरी बैच, बहुत ही अच्छे बैच है। 799 का एमसीक्यू बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है 1499 का एंड जो हमारा फुल थ्योरी बैच है 2499 का बैच है। एमसीक्यू बैच 2 मंथ्स के लिए है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच प्लस एमसीक्यू 3 मंथ्स का है और 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच है। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स एंड मैसेजेस ताकि हम आपको पेपर के लिए रेडी कर सके। सो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 years ओल्ड अराइव कर रहा है इमरजेंसी रूम में, ठीक है, और विद एन एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन द चाइल्ड कलर्स बिकम डस्की, द बॉडी स्टिफनेस एंड द एक्सट्रीमिटीज बिकम द ट्विच, द नर्स शुड बी अवेयर दैट द चाइल्ड इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस। सो देखो, एक इमरजेंसी रूम में 2 साल का बच्चा आता है। जब वो आता है तो उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जब आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो उसका जो कलर है वो डस्की हो जाता है, बॉडी उसकी अकड़ जाती है और जो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ होती है, बाजुएं और उसकी जो पैर टांगे होती हैं, वो ट्विच मतलब अकड़ने मुड़ने लग जाते हैं। सो आप इससे क्या एक्सपीरियंस करोगे कि क्या हो सकता है? फेब्राइल सीजर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, टेम्पर टेंट्रम, शिवरिंग। तो देखो, फेब्राइल सीजर का नाम आपने सुना होगा। फेब्राइल सीजर इकलौता सीजर है जो कि टेम्परेचर के साथ आता है। पहले क्या होगा, बच्चे को उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद उसे सीजर्स आना स्टार्ट होगा। सो इट्स अ फेब्राइल सीजर। तो नर्स जो है समझ जाएगी कि मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चा है उसको फेब्राइल सीजर्स हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। The client who is retaining consciousness after a craniotomy comes restless and attempt to pull the IV line. With which nursing intervention protect the client without increasing her ICP? So देखो, एक क्लाइंट आया है, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई है क्रेनियोटमी, कॉन्शियस हो रहा है कुछ टाइम बाद। अब वो क्या कर रहा है कि जो उसकी IV लाइन है ना उसको खींच रहा है। सो आप ऐसा क्या करोगे ताकि वो IV लाइन भी ना खींचे और उसका ICP इंक्रीज भी ना हो? Place her in the jacket restraint, wrap for hands in soft mitten, tuck her arms and hands under draw sheet, apply your wrist to restrain to each arm. So देखो, हमें उसके जो हैंड्स हैं वो सॉफ्ट मिटन्स के साथ रैप करने हैं। क्यों करने हैं? ना कि उसको वो प्रॉब्लम देंगे, ना तो वो कंस्ट्रक्शन और क्रिएट करेंगे, ना उसको रिस्ट्रेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। विदाउट एनी ऑर्डर्स आप कभी भी रिस्ट्रेन नहीं डाल सकते बिकॉज उसका ICP इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। आर्म्स एंड हेड्स को भी टक नहीं करना और रिस्ट्रेन भी नहीं लगाना ईच आर्म पे। सिंपल आप उसे सॉफ्ट मिटन के साथ बांध दो ताकि उसे कोई प्रॉब्लम, रैप कर दो, बांधना नहीं है, रैप करना है, ना आए। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट एडमिट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन से C7 पे। द फॉलोइंग असेसमेंट टेक प्रायोरिटी अपॉन द क्लाइंट्स अराइवल। सो देखो, उसका स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी हुआ है C7 सर्वाइकल 7 पे और उसकी असेसमेंट करनी है। तो प्रायोरिटी में क्या करोगे? जब क्लाइंट आएगा उसके रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, ब्लैडर फंक्शन, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। सो बताइए और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो देखो, सबसे पहले तो जब भी C7 वाला पेशेंट आपके पास आता है सो देयर इज़ अ चांसेस कि कॉम्प्लिकेशन है, उसे स्पाइनल शॉक हो सके,
ठीक है। सो स्पाइनल शॉक सबसे पहले होता है पेशेंट को हाइपोवॉलीमिया होता है, सॉरी हाइपोटेंशन, सॉरी हाइपोवॉलीमिया बोल रही हूँ, हाइपोटेंशन। तो सबसे पहले आपको बीपी चेक करना पड़ेगा। अब हाइपोटेंशन होगी तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होगा, सो जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर भी चेक करना पड़ेगा। और C7 की प्रॉब्लम है तो इंटरकॉस्टल मसल्स की जो नर्व्स हैं यहीं से जाती हैं, सो आपको रेस्पिरेशन भी चेक करनी पड़ेगी, ये कहीं वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो 3, 4 एंड 5 ऑप्शन जो है आप असेसमेंट में प्रायोरिटी पे रखोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। Client who had a serious head injury with the increased ICP to be discharged to a rehabilitation facility. Which of the following rehabilitation outcome would be appropriate for the client? The client will. So एक serious head injury वाला client है, उसका ICP increased है और आप उसे discharge दे रहे हो, rehabilitation facility पे भेज रहे हो। ठीक है, कौन सी ऐसी आउटकम है जो रिहेबिलिटेशन से आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो उसको वर्क कर रही है, क्लाइंट पे वो रिहेबिलिटेशन वर्क कर रही है। Exhibit no further episode of short-term memory loss, be able to return to his construction job 3 weeks, actively participate in a rehabilitation process is appropriate, being emotionally stable and display free injury personality. So देखो, अगर पेशेंट जो है आपको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में एक्टिवली काम करता हुआ दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, एक्टिवली वर्क कर रहा है अप्रोप्रिएटली, सो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उस पर ये रिहेबिलिटेशन थेरेपी वर्क कर रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the planning of care for a client who had a posterior fossa craniotomy, which of the following is contradicted when positioning the client? So जब client की posterior fossa craniotomy मतलब क्रेनियम का जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ की फोसा की क्या हुई है, अभी अभी सर्जरी हुई है, ठीक है, उसका केयर बना रहे हो, तो कौन सी पोजीशन आप उसको नहीं दोगे? कीपिंग द क्लाइंट फ्लैट ऑन द वन साइड और द अदर, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री, लॉग रोलिंग और टर्निंग एज अ यूनिट वन टर्निंग, कीपिंग द नेक इन अ न्यूट्रल। सो देखो, कभी भी पेशेंट को 30 डिग्री एंगल पे क्यों नहीं रखना, ठीक है, सबको पता तो होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर क्यों नहीं रखना भाई, क्यों नहीं रखना? बिकॉज अगर आप 30 पे रखोगे तो उसको हर्निएशन हो सकती है, ठीक है, ब्रेन स्टेम के नीचे उसको हर्निएशन हो सकती है जिससे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसीलिए आपको कभी भी उसका हेड ऑफ द बेड एलिवेट नहीं करना। दूसरा, वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं जाएगा हेड को, सो दैट्स वाई कभी भी एलिवेट नहीं करना 30 डिग्री पे बेड। नेक्स्ट है, पेशेंट इन योर वार्ड डेवलप्स अ जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर, द एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन व्हाट टेक इज, नर्स टेक इज यहाँ पे आएगा। सो देखो, अगर किसी पेशेंट को वार्ड में जर्नलाइज टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स होते हैं तो इमीडिएट एक्शंस क्या लोगे आप? Restrain the patient arms and legs to prevent injury, insert a spoon in his mouth to prevent tongue bite, turn the patient on the side, pinch the patient nose to stop the seizure. So हमेशा जब भी आपके पास सीजर वाला पेशेंट आए उसे हमेशा आपको इंजरी से बचाना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है, साइड रेल्स ऊपर कर दो, ठीक है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है उसको रिमूव कर दो, अगर वो खड़ा है तो उसको लेटा दो, ठीक है। सो हमेशा उसे प्रिवेंट करना है इंजरी से। नेक्स्ट चलते हैं। A female client has a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing intervention given during the tonic-clonic stage of seizure? तो अगर एक फीमेल है उसे tonic-clonic seizures हो रहे हैं तो priority nursing intervention क्या रहेगा? जब उसे सीजर पड़ रहा है, ड्यूरिंग लिखा हुआ है तो उसे सीजर पड़ रहा है, call for additional help, protect her from injury, establish a patent airway, turn her on her side. So जब भी सीजर्स का क्वेश्चन आए, कोई भी सीजर हो रहा है, हमेशा पहले इंजरी से प्रोटेक्ट करो, ठीक है, इंजरी से प्रोटेक्ट करने के बाद उसकी एयरवे क्लियर करो ABC पे, देन जाओ। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जिनको बैचेस नहीं ज्वाइन करने हैं, पर जिनको भी बैचेस ज्वाइन करने हैं फटाफट से कर लो। PILBS का क्रैश कोर्स है 999 में ओनली, ठीक है, सबसे अच्छा क्रैश कोर्स है ये। आपके पास कॉल डिटेल्स है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मोहाली वालों के लिए तो बम्पर ऑफर है 999 का क्रैश कोर्स 2 मंथ्स का, जिसमें आपको हर टाइप का MCQs और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और जो बच्चे अपार्ट फ्रॉम मोहाली बैच अच्छे से स्टडीज़ करना चाहते हैं, आने वाली DHS, BF UHS और GMCH की वैकेंसीज़ के लिए MCQ बैच चल रहा है, 2 मंथ्स का बैच है 799 में ओनली। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, अगर आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, 800 रुपये में 2 महीने, 400 रुपये 1 महीना, बहुत ही अच्छा बैच ज्वाइन कर सकते हो।
3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है। इसमें आपको एमसीक्यूज तो करवाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाएंगे। 1400 में 3 महीने, 500 रुपये एक महीना हुआ। बहुत ही इजीली आप पेपर क्रैक कर सकते हो। अगर आपकी थ्योरी नहीं क्लियर, फुल थ्योरी कर सकते हो। 2499 2500 में 4 महीने का बैच है। इसमें एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मिलेंगे। सो ये है बैचेस की डिस्क्रिप्शन। अगर आपको जुड़ना है तो ये रहा कॉल डिटेल्स, इन नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ कल की वीडियो में, बाय।